नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टेप अप क्लासेस में। ये वीडियो सामान्य अध्ययन से संबंधित है और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के भविकल्प प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो भविकल्प प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही है, ये आपकी सभी उत्तर प्रदेश राज्य के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित भूविकल्प प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम भौगोलिक अध्ययन से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी ये उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस सीरीज का 46वां क्वेश्चन, 46वां प्रश्न। 46वें प्रश्न का हमारा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, यानी कि बहुत पुराने साल में कैथोलिक पीरियड से भी पहले के जो शेल्स हैं उनसे निर्मित है। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए है शिवालिक, बी है रुहेलखंड, सी है विंध्याचल और डी है बुंदेलखंड। तो ऐसा बताना है जो प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जो है वो आद्यकल्प यानी कि कैथोलिक पीरियड से भी पहले प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। चलते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता। यानी हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत हम नहीं रख सकते। चार ऑप्शन हमारे पास है। ए है जालौन, बी है आगरा, सी हमीरपुर और डी है झांसी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, आगरा। आगरा जो है उत्तर भारत का वो जिला है जो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं आगे दोस्तों 48वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने यही प्रश्न दिया है, पहले में था कि कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भूभाग में नहीं आता, अब है कि उस दक्षिण के पठारी भूभाग का नाम क्या है। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। ए विंध्य पठार, बी सतपुड़ा पठार, सी बघेलखंड और डी बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों डी, बुंदेलखंड का पठार। तो दक्षिण का जो हमारा पठारी भूभाग है उत्तर प्रदेश का, वो किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड का पठार। अगले चलते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है। यहाँ प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के अगर हम अर्थ के पार्टीशन करें तो पार्टीशन में हम अक्षांश और देशांतरों को देखते हैं। अक्षांश जो हमारे होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, उनको हम अक्षांश कहते हैं, तथा जितनी भी वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से लाइनें होती हैं। अब हमारा जो भारत है, पहले भारत को देखते हैं। तो भारत जो होता है वो जो हमारी भूमध्य रेखा आती है, जो हमारी भूमध्य रेखा है उससे ऊपर स्थित है, यानी कि ये वाले पार्ट में स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम से हम देखें तो हम ईस्ट साइड आते हैं, तो हम पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो अब हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे मैप के थ्रू। तो मैप का हम देखते हैं कि मैप में हमारी पोजीशन क्या है, उत्तर प्रदेश की पोजीशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं। ईस्ट में हमारी जो पोजीशन है वो 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है। और अगर हम अक्षांशों की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थिति है। देखिए दोस्तों, क्योंकि हम नॉर्थ की जब तरफ चलेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेट होगा, यानी नीचे से घटते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं इसलिए। और इस तरह से ईस्ट से वेस्ट चलते हैं तो ईस्ट से बढ़ते हुए हम जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर। जो हमारा मुख्य प्रश्न था, देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा आता है कि
23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट यानी कि 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 22 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर तक। सी ऑप्शन है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है इसमें से कौन सा आपका आंसर सही है, क्योंकि देखिए हमने मैप के थ्रू देखा भी है। फिर से देख लेते हैं एक बार मैप के थ्रू। तो मैप के थ्रू हमने देखा है कि हमारी जो पोजीशन है वो है 23 डिग्री 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो दोस्तों इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वो है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी उत्तर प्रदेश से पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, हमें ये बताना है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। 2,49,411 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 2,94,411 वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन है 3,25,425 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा आंसर सही है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 52वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। देखिए दोस्तों राज्य पूछे हैं तो उत्तर प्रदेश को ये बताना है कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। इसके लिए भी हम मैप का एक बार देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो मैप में देखिए दोस्तों हमारे पास है कि उत्तर प्रदेश का ये वाला पार्ट हमारा है पूरा, और इस तरह से ये उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, हमने यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसमें यह बताना है कि कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। नंबर 1 हो गया हमारा उत्तराखंड, बी हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, बहुत छोटी सी सीमा इसकी लगी है, सहारनपुर जिले से लगी है। सी हमारे पास हो गया हरियाणा, डी हो गया हमारे पास तीसरा मतलब राज्य हो गया हरियाणा, चौथा राज्य राजस्थान आ जाता है, राजस्थान की सीमा भी काफ़ी लगी है। और हमारे पास पांचवा राज्य इसी क्रम में आता है मध्य प्रदेश, 36वां राज्य है छत्तीसगढ़ और 7वां राज्य है झारखंड और 8वां है बिहार। दोस्तों दिल्ली जो है वो राज्य में नहीं आता क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, ये संघ शासित राज्य है, इसलिए हम इसे राज्य में नहीं गिनेंगे। अगर पूछा जाता है कि कितने राज्य तथा यूनियन टेरिटरी कनेक्टेड हैं तब हम इसको काउंट करते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 8 राज्य आ जाते हैं और 1 यूनियन टेरिटरी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो हम ऑप्शन देख रहे थे वो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास इन्होंने दिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए 4, बी 5, सी 8 और डी 3। तो हम ये देखते हैं कि 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। अगर पूछा जाए कितने राज्यों की और संघ राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है तो आंसर हमारा 9 हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। 53वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों पहला स्थान है या दूसरा स्थान है, इसी तरह से तीसरा या चौथा स्थान है। तो बता देते हैं दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलते हैं अगले 54वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किस या किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है। अब हमें यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देश या देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको उसकी सीमा स्पर्श करे, दक्षिण में कोई नहीं है, पूर्व में भी कोई नहीं है, केवल एक उत्तरी भाग में केवल एक देश है, वो है नेपाल।
तो हमारे पास 4 ऑप्शन फिर भी हम देखते हैं, तिब्बत चीन, बी नेपाल, सी नेपाल पाकिस्तान और डी तिब्बत पाकिस्तान। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को केवल उत्तरी भाग में नेपाल देश की सीमा स्पर्श करती है। चलते हैं 55वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, ओशोनिया, बी अगाला लैंड, सी यूरेशिया या डी गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यूरेशिया का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यूरेशिया का हिस्सा है यूरोप तथा एशिया वाले जो कंट्री है वो। तो इसलिए है जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। चलते हैं आगे 56। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों भाबर एक सॉइल टाइप है जो बहुत ही पत्थर वाला होता है, पथरीला रास्ता होता है, तो उसे कहते हैं भाबर। अब ये पूछ रहा है कि भाबर की जो ये बेल्ट है, भाबर बेल्ट, भाबर का एरिया रीजन, ये कहाँ पाया जाता है? ए मैदानी क्षेत्रों में, बी कंकरीली क्षेत्रों में, सी तराई क्षेत्रों में या डी गंगा यमुना के क्षेत्रों में। तो इसका दोस्तों आंसर है सी तराई क्षेत्रों में, जो हिमालय के बिल्कुल निचले क्षेत्र हैं, जिससे हिमालय से नदियाँ जो निकलती हैं वो नदियाँ निकल जाती हैं वहाँ से, तो वो जो क्षेत्र बचता है वो तराई क्षेत्र है, वो पत्थर वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पथरीला रास्ता ज़्यादा होता है। तो इन क्षेत्रों में भाबर की तंग पट्टी है। ये जनरली सहारनपुर का इलाका है, जनरली सहारनपुर से लेकर के इधर आपके काशीपुर तक का सारा ये एरिया है, और फिर आगे अगर आप चले जाएंगे तो आपको आगे भी देखने के लिए रास्ता मिलता है। तो ये भाबर सॉइल का एरिया है। चलते हैं आगे 57वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है तराई क्षेत्र, बी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी है गंगा यमुना का मैदान और डी है बुंदेलखंड। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, तराई क्षेत्र तो है क्योंकि ये हिमाचल का हिस्सा है, ये तो हमारे यहाँ सम्मिलित है। और सी देखते हैं गंगा यमुना का मैदान, ये हमारा बहुत अच्छा एरिया है, दोआब का क्षेत्र है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि का एरिया है। डी है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठारी भाग हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा एरिया है। लेकिन जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो इंडिया के साउथ में है, इंडिया के साउथ में है, जो जनरली केरला और तमिलनाडु के में है। तो नीलगिरी जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। बाकी तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड का मैदान, ये सारा का सारा, बुंदेलखंड का पठारी भाग, ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र में है। चलते हैं आगे 58। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? तो दोस्तों अब ये आपको बताना है कि पूर्व से लेकर के पश्चिम से लेकर के पूर्व या पूर्व से लेकर पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट का विस्तार कितना है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ए है 550 किलोमीटर, बी है 680 किलोमीटर, सी है 740 किलोमीटर और डी है 650 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी 650 किलोमीटर। तो ईस्ट टू वेस्ट जो एरिया है वो है 650 किलोमीटर। इसी तरह से अगर हम देखें कि साउथ से नॉर्थ तक का एरिया कितना है, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ जो एरिया है वो है 240 किलोमीटर, ये विस्तार है 240 किलोमीटर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकार एवं कैमूर किन राज्यों में स्थित है? सोनाकार एवं कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस जिलों में, किन जिलों में स्थित है? ए है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, बी है महोबा हमीरपुर, सी है बांदा और चित्रकूट और डी है ललितपुर या झांसी। तो हमें बताना है सोनाकार और कैमूर की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में स्थित है। तो इसका दोस्तों आंसर है ए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का जो एरिया है उसमें ये सोनाकार एवं कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे ज्योग्राफी से संबंधित उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे प्रश्न हमारे हो जाते हैं। अगला जो हमारा पार्ट चलेगा दोस्तों वो चलेगा मानसून एवं जलवायु से संबंधित पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों इसे भी देखते हैं, मानसून एवं जलवायु। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो पहला प्रश्न इसी पर आता है, ये प्रश्न नंबर 60 है सीरीज का। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। ए शीतोष्ण कटिबंधीय, बी समशीतोष्ण, सी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या डी गर्म शुष्क मानसूनी। तो 4 प्रकार दिए हुए हैं, 4 में से किस प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश की है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? किस मानसून से हमारे उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है? ए बंगाल की खाड़ी का मानसून, बी अरब सागर से उठने वाला मानसून, सी उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं तथा उनके द्वारा होने वाला मानसून, या डी दक्षिण पश्चिम वाला मानसून। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न है, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? यानी पूरे अगर हम स्टेट का एवरेज लगाएं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो लगभग कितने परसेंट वर्षा होती है? ए 65 से 70%, बी है 70 से 75%, सी है 75 से 80% और डी है 90 से 95% या 95%। तो इसमें हमें बताना है कि लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो दोस्तों मानसून में और वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ 75 से 80% तक वर्षा होती है। चलते हैं आगे 63वें प्रश्न की ओर। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो वर्षा का वितरण यानी कि कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम, इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश को कितने विभागों में, जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? ए 3, बी 2, सी 4 या डी 5। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, केवल 2 जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। 64वें प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी बांदा या डी मुरादाबाद। तो 4 ऑप्शन में से आपको ये देखना है इसमें किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी गोरखपुर। गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। 65वें प्रश्न की ओर देखते हैं। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका तापमान सबसे कम रहता है? ए तराई क्षेत्र, बी पूर्वी गंगा मैदान, सी पश्चिमी गंगा मैदान या डी मध्य गंगा मैदान। तो इसमें हमें बताना है कि शीत ऋतु में कहाँ का तापमान सबसे कम रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी पश्चिमी गंगा का मैदान। जो पश्चिमी एरिया है गंगा का वो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा कम तापमान वाला होता है। इसी के साथ चलते हैं 66वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए जिला हमने देखा, जिला तो है गोरखपुर, लेकिन अब हमें बताना है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ए पूर्वी गंगा मैदान, बी पश्चिमी गंगा मैदान, सी मध्य गंगा मैदान या फिर डी तराई का क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि डी आंसर हमारा सही है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं 67। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई का क्षेत्र, तो अब हमें ये बताना है कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ए पूर्वी गंगा मैदान, बी पश्चिमी गंगा मैदान, सी मध्य गंगा मैदान या डी तराई का क्षेत्र। देखिए दोस्तों इन्होंने इसी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है वर्षा के अकॉर्डिंग, पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या फिर तराई क्षेत्र। तो इसमें अब हमें बताना है सबसे कम, सबसे अधिक तो तराई क्षेत्र है, तो ये तो ऑप्शन होने का ही नहीं। तो 3 ऑप्शन बचे हैं, तो 3 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी पश्चिमी गंगा मैदान। साथियों इसका आंसर है पश्चिमी गंगा मैदान, यानी ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो मानसून एवं जलवायु से संबंधित प्रश्न थे वो भी समाप्त होते हैं। इसी सीरीज में आगे चलते हुए उत्तर प्रदेश की भूविकल्प प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नदी एवं परियोजनाएं, रिवर्स एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर रिवर और उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं 68वें प्रश्न। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी या पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी या पवित्र नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ए गंगा, बी सरस्वती, सी गोमती या डी यमुना। दोस्तों बहुत आसान और बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर सभी को पता होगा, ए गंगा। गंगा नदी को मुक्तिदायिनी, प्राणदायिनी और पवित्र नदी, होली रिवर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे 69वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? जो अयोध्या नगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? ए गंगा, बी गोमती, सी सोन या डी सरयू। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है वो हमारा बसा है सरयू नदी के किनारे।
तो अयोध्या नगर बसा है सरयू नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? हमें अभी बताना है कि ऐसा कौन सा इनमें से नगर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ए ऑप्शन है वाराणसी, बी है कानपुर, सी है हरिद्वार और डी है लखनऊ। तो इन तीन में से, इन चारों में से कौन से ऐसे तीन नगर हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं और कौन सा ऐसा एक है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है, वही हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी लखनऊ। लखनऊ ऐसा नगर है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है। बाकी तीन यानी वाराणसी, कानपुर और हरिद्वार, ये तीनों के तीनों गंगा के किनारे स्थित हैं। हरिद्वार उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी दो ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में आता है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के अंदर पूछा गया है क्योंकि कोई भी राज्य का जिक्र नहीं है, इसलिए हमने इसमें ऑप्शन है। तो ये जो हमारा लखनऊ है वो गंगा के किनारे स्थित नहीं है। चलते हैं 71वें प्रश्न की ओर। गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? गंगा और यमुना नदी जहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए हर की पौड़ी, बी काशी, सी संगम, डी मिलन बिंदु। तो दोस्तों गंगा और यमुना नदी का जहाँ पे संगम होता है, जहाँ मिलन होता है, उसको संगम के नाम से ही जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे कहा जाता है संगम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72वें प्रश्न है, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। ए है घाघरा, बी यमुना, सी है गोमती और डी है चंबल। तो हमें ये बताना है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है। ए घाघरा, बी यमुना, सी गोमती या डी चंबल। तो दोस्तों यमुना तो सहायक नदी है ही यमुना की, क्योंकि संगम होता है प्रयागराज में, तो ये तो यमुना की सहायक नदी हो गई। ए घाघरा भी सहायक नदी है। अब देखना है सी और डी में है। सी और डी में दो ऑप्शन मैंने दे दी हैं, दो बचे हैं। तो सी और डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी गोमती। गोमती गंगा की सहायक नदी नहीं है। डी चंबल भी गंगा की सहायक नदी है। चलते हैं आगे 73वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है, ऐसी कौन सी परियोजना है जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? ए है रिहंद बांध परियोजना, बी है बाणसागर परियोजना, सी है रामगंगा परियोजना या डी है राजघाट बांध परियोजना। इनमें से किसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी राजघाट बांध परियोजना। जो राजघाट बांध परियोजना थी, इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। 74वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए गए हैं, गलत जोड़ा बताइए। अब इन्होंने कहा है कि जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी वो दी गई है और उनका उद्गम स्थल चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या ना हो वो दिया गया है, और आपको ये बताना है इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है गंगा गंगोत्री, ये बिल्कुल सही है। बी है यमुना यमुनोत्री, ये भी सही है। सी है शारदा कोडियाला और डी है घाघरा मापचचों। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा है। तो दोस्तों इसमें से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है सी शारदा कोडियाला। शारदा का जो उद्गम स्थल है वो कोडियाला नहीं है। घाघरा का जो उद्गम स्थल है वो मापचचोंग, ये तो है ही। चलते हैं आगे 75वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? जो उत्तर प्रदेश में नदी बहती है गंगा, ये किन किन नदियों के मिलन से बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा से संबंधित है। अलकनंदा और भागीरथी पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है भागीरथी और गंगोत्री। सी ऑप्शन है देववाहिनी और भागीरथी और डी ऑप्शन है भागीरथी और मंदाकिनी। तो हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है। दोस्तों इसका सही आंसर है ए अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर ही गंगा का निर्माण करती हैं और वहां से फिर गंगोत्री से ये गंगा नदी बनकर निकलती है। चलते हैं 76वें प्रश्न की ओर। इसी सीरीज में उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम कौन सा है? हमें यह बताना है कि उत्तर प्रदेश की नदियों में घटता क्रम कौन सा है। ए गंगा यमुना सोन चंबल, बी गंगा यमुना घाघरा चंबल, सी गंगा यमुना चंबल राप्ती या डी गंगा सोन चंबल और यमुना। हमें बताना है नदियों का घटता क्रम कौन सा है। तो इसका दोस्तों आंसर है सी गंगा यमुना चंबल और राप्ती। इस सीरीज में है ये बड़े से छोटे की जो नदी लंबी है उससे छोटी नदी कौन सी है। तो गंगा यमुना चंबल और राप्ती ये बिल्कुल सही क्रम है।
77 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? गंगा के कार्य के लिए, गंगा को स्वच्छ करने के लिए जो अभियान चले जाते हैं उन सब के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? सन 1984 में, बी सन 1985 में, सी है सन 1986 में, या डी सन 1987 में। तो हमें इसमें बताना है कि गंगा के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी सन 1985 में। ये आप याद रखिएगा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में स्थापित किया गया। ये गंगा के विकास कार्यों के लिए है, गंगा के निर्माण और गंगा की सफाई कार्यों के लिए है, और जो गंगा में जितने भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी के लिए है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे चलते हैं अब अपने 78वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, ये हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है, ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, या डी सरयू। इसमें हमें बताना है कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी यमुना। यमुना नदी बीहड़ का निर्माण करती है उत्तर प्रदेश में। जब ये बहते हुए इसकी गति धीरे हो जाती है और दक्षिण में पहुंच जाती है तो ये बीहड़ों का निर्माण करती है। चलते हैं आगे 79वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये बताना है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। ए बेतवा, बी केन, सी रिहन, या डी रोहिणी। तो हमें ये बताना है दोस्तों इसमें से परीक्षा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए बेतवा। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध स्थित है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध स्थित है। इसी तरह से हमने ये जाना कि जो हमारा परीक्षा बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। इसी के साथ सीरीज में हमारा 80वां प्रश्न है, लखवाड़ व्यासी परियोजना में से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? लखवाड़ व्यासी योजना जो है उसमें से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो लाभान्वित नहीं होता है? ए सहारनपुर, बी मेरठ, सी मुजफ्फरनगर, या डी रामपुर। इन चार जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो लाभान्वित नहीं होता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी रामपुर। रामपुर इस सीरीज में नहीं है, इसलिए इस परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है। दोस्तों 81वें प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए माता टीला, बी हमारे पास आएगा मेजा, सी हमारे पास है रिहन, और डी है हमारे पास रामगंगा। चार ऑप्शन है दोस्तों। चार ऑप्शन में हमें ये बताना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है माता टीला। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। चलते हैं दोस्तों 82वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर हमें बतानी है कि कौन सी है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ए शारदा नहर, बी घाघरा नहर, सी निचली गंगा नहर, या डी केन नहर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं 83वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? यानी कि वो सिंचाई युक्त भूमि का कितने प्रतिशत ऐसा है जो नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है? ए 30%, बी 40%, सी 20.5%, या डी 50%। ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 20.5% नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। बाकी जो 80% है सिंचित भूमि का वो नलकूप, कुएं और ट्यूबवेल्स और इन सब से ये सिंचित किया जाता है। 20.5% नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। दोस्तों इस तरह के डाटा के प्रश्न हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो डाटा वाले प्रश्न तो आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि डाटा के प्रश्न आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं को याद रखने में मुश्किल होती है। तो डाटा के प्रश्नों को आप ज़रूर नोट्स बनाएं, उनको याद रखें। इसी सीरीज में हम चलते हैं अपने 84वें प्रश्न की ओर। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? नलकूपों यानी कि ट्यूबवेल्स वगैरह द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे देश में? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित एरिया पाया जाता है पूरे देश के अंदर। चलते हैं 85वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? यानी कि मिट्टी के कटान से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जिला है? ए इटावा, बी गोरखपुर, सी फर्रुखाबाद, या डी मेरठ। तो हमें ये बताना है अवनालिका अपरदन से
सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आता है ए, इटावा। इटावा जो है वो अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चलते हैं दोस्तों 86वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अब इन युग्मों में हमें दिए गए हैं नगर या कस्बा जो किसी नदी के किनारे हैं, तो हमें बताना है कि क्या वो सही है या नहीं। तो सबसे पहला आता है बिठूर। बिठूर एक कस्बा है और ये पूछा गया है कि क्या ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर के लिए बताया है कि क्या ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर सई नदी के किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो हमें ऐसा बताना है इनमें से जो सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, जौनपुर। यानी कि जौनपुर जो है वो सई नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी बिठूर जो है वो सही दिया है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर भी सही दिया है, वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। लेकिन जो जौनपुर है दोस्तों वो सही नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये युग सुमेलित नहीं है और यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाता है सी। चलते हैं दोस्तों इस सीरीज का लास्ट प्रश्न पर। 87वां क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, यानी वहाँ से जो जल का परिवहन है वो किया जा सकता है, जल परिवहन संचालित किया जा सकता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलाहाबाद से हल्दिया तक, बी हरिद्वार से कानपुर तक, सी कानपुर से इलाहाबाद तक, या डी नरोरा से पटना तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जलमार्ग बनाया गया है, जिससे परिवहन भी और जल मार्ग का परिवहन के रूप में और पर्यटन के थ्रू इसका यूज किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस सीरीज में हम यहीं पर विश्राम लेते हैं और अब हम आगे चलेंगे, जिसमें हम लेके आएंगे मृदा से संबंधित प्रश्न। नदी तक की ये जो सीरीज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर आज आपने सीखा भौगोलिक अध्ययन के साथ साथ नदी परियोजनाएं, और उसके साथ साथ हमने कुछ प्रश्न और भी देखे थे। तो इसी के साथ 87 प्रश्न उत्तर प्रदेश की सीरीज में कंप्लीट होते हैं। आगे आने वाली सीरीज है मृदा, और फिर हमारा चलेगा एग्रीकल्चर और फिर विविध। इस तरह से दोस्तों आपके एक एक टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हमारे होते जाएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए और अपनी कोशिश जारी रखिए, आप जरूर सफल होंगे।